अयोध्या की जिस राम मंदिर को दुनिया आस्था के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक मानती है, उसी मंदिर को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। सवाल मंदिर पर नहीं है, सवाल मंदिर में आने वाले पैसों पर है, सवाल चढ़ावे पर है, सवाल हिसाब किताब पर है और सवाल उन लोगों पर हैं जो इस पूरे सिस्टम को संभाल रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि राम मंदिर के चढ़ावे में 5 करोड़ से लेकर 7.5 करोड़ रुपए तक की गड़बड़ी हुई है। मामले में जबरदस्त राजनीति भी चालू है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की चुप्पी संदिग्ध है, मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। फिर बीजेपी के ही नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग कर दी और इसके बाद बड़ी खबर आई कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने मंदिर ट्रस्ट से रिपोर्ट मांगी है। यानी देखते ही देखते मामला स्थानीय राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव दूसरी तरफ चंपत राय जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि नियमित ऑडिट हो रहा है और अभी तक कोई बड़ी अनियमितता सामने नहीं आई है। मगर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब राम मंदिर से जुड़े पैसों पर सवाल उठे हों। राम मंदिर की कहानी में ऐसे विवाद पहले भी आते रहे हैं, इसलिए विवादों की ये कहानी सिर्फ 2026 की नहीं है, 2021 की भी है, 2020 की भी है। ये कहानी उस दौर की भी है जब राम मंदिर बना भी नहीं था। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर किन किन मौकों पर राम मंदिर का नाम पैसों, चंदी और जमीन से जुड़े विवादों में आया और अभी का पूरा मामला आखिर है क्या। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर 2026 में हुआ क्या है। दरअसल 7 जून को समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक पवन पांडे ने दावा किया कि राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर के चढ़ावे में 5 करोड़ से लेकर 7.5 करोड़ रुपए तक की कथित चोरी हुई है। यह आरोप सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। लोग सवाल पूछने लगे कि आखिर इतना पैसा गायब कैसे हो सकता है, क्या मंदिर में आने वाले दान की निगरानी नहीं होती, और अगर आरोप सही है तो जिम्मेदार कौन है। 7 जून को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को खुलकर उठाया और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये दुनिया भर के राम भक्तों के लिए बेहद संवेदनशील विषय है। उन्होंने कहा कि अगर करोड़ों रुपए के चढ़ावे में गड़बड़ी की खबरें सामने आ रही हैं तो मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सरकार की चुप्पी सवाल खड़े करती है और उन्होंने न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की भी मांग की। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद ये मामला और ज्यादा राजनीतिक हो गया। इसके बाद मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने आरोप लगाया कि मंदिर में 2021 चोरी हो रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक चढ़ावे में आने वाले सोने चांदी का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। धातु के चढ़ावे की फोटो खींचकर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को भेज दी जाती है, लेकिन वो सामान कहाँ जमा होता था इसकी जानकारी सिर्फ चंपत राय और उनके ड्राइवर रामशंकर यादव टिन्नू को ही थी। चढ़ावे की रकम बैंक में जमा करने के लिए वाउचर पर भी उनके साइन नहीं कराए जाते थे। लेकिन विवाद तब और बढ़ गया जब आरोप सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं रहा। भाजपा के नेता डॉक्टर रजनीश सिंह भी सामने आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, ऐसे में मंदिर के चढ़ावे और दान को लेकर उठ रहे किसी भी सवाल को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जाए। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का भी जिक्र किया गया। साथ ही दान की राशि को इकट्ठा करने, गिनने, संभालने, बैंक तक पहुंचाने और जमा करने की पूरी प्रक्रिया का खास ऑडिट कराने की मांग भी रखी गई। साथ में यह भी मांग की गई कि जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी मामले पर रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद अयोध्या में हलचल और बढ़ गई। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बैठक की। बताया गया कि यह बैठक कई घंटों तक चली। बैठक में मंदिर की वित्तीय व्यवस्था, चढ़ावे की प्रक्रिया और लेखा जोखा से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। हालांकि बैठक के बाद सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई बात नहीं की गई जिससे आरोपों की पुष्टि होती हो। खैर, इन सभी आरोपों के बीच सबसे जरूरी प्रतिक्रिया आई राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे का नियमित ऑडिट होता है। इस प्रक्रिया में ट्रस्ट के प्रतिनिधियों के साथ भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी भी शामिल रहते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी ऑडिट में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिससे करोड़ों रुपए की चोरी की पुष्टि होती हो। तो एक तरफ आरोप है, दूसरी तरफ ट्रस्ट का स्पष्ट इनकार है और बीच में है जांच की मांग। यही वजह है कि ये मामला इतना बड़ा बन गया है। तो ये तो हुई हालिया विवाद की पूरी कहानी अब तक की। किसी भी विवाद को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि राम मंदिर में आने वाले दान का जो पैमाना है वो कितना बड़ा है, क्योंकि जब
रोज लाखों और करोड़ों रुपए की राशि मंदिर तक पहुंच रही हो, तब हिसाब किताब को लेकर उठने वाला हर सवाल अपने आप में बड़ी खबर बन जाता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट की कुल आय लगभग 327 करोड़ रुपए रही। इसमें करीब 153 करोड़ रुपए श्रद्धालुओं के दान और चढ़ावे से मिले, जबकि लगभग 173 करोड़ रुपए बैंक जमा और निवेश पर मिले ब्याज से आए। सिर्फ दान की रकम को देखें तो यह औसतन प्रतिदिन करीब 42 लाख रुपए बैठती है, यानी हर घंटे लगभग 1.75 लाख रुपए और हर मिनट करीब 2900 रुपए से ज्यादा की राशि रामलला के चरणों में पहुंच रही थी। और ये केवल साल भर का औसत है। हकीकत में त्योहारों, रामनवमी, दीपोत्सव, विशेष आयोजनों और छुट्टियों के दौरान यह रकम कई गुना बढ़ जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद शुरुआती दिनों में दान की रफ्तार और भी ज्यादा देखने को मिली थी। जनवरी 2024 में उद्घाटन के तुरंत बाद पहले ही दिन करोड़ों रुपए का चढ़ावा आया। वहीं फरवरी 2024 के कुछ ही दिनों के भीतर कई करोड़ रुपए दान के रूप में जमा हुए। यही वजह है कि आज राम मंदिर देश के सबसे अधिक दान प्राप्त करने वाले धार्मिक संस्थानों में गिना जाता है। अब सवाल उठता है कि इतनी राशि आती है, इतनी बड़ी राशि आती है, तो वो उसका हिसाब किताब कैसे रखा जाता है। राम जन्मभूमि परिसर में अलग अलग स्थानों पर दर्जनों दान पेटिकाएं रखी गई हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए कंप्यूटर बेस्ड दान काउंटर, चेक, बैंक ट्रांसफर और ऑनलाइन भुगतान की भी व्यवस्था है, यानी नगद से लेकर डिजिटल माध्यम तक हर तरीके से दान स्वीकार किया जाता है। दान पेटिकाओं को निर्धारित समय पर खोला जाता है। इसके बाद उनमें मौजूद नकदी को सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक विशेष गिनती कक्ष तक ले जाया जाता है। इस पूरे काम की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे रहते हैं। गिनती की प्रक्रिया में ट्रस्ट के प्रतिनिधियों के साथ बैंक से जुड़े कर्मचारी भी मौजूद रहते हैं। जानकारी के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक इस पूरी प्रक्रिया में अधिकृत बैंकिंग संस्था की भूमिका निभाता है। नकदी की गिनती के लिए नोट गिनने वाली मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं बड़ी मात्रा में आने वाले सिक्कों की अलग से गणना की जाती है। कई बार दान की मात्रा इतनी अधिक होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि गिनती का काम घंटों तक चलता रहता है। गिनती के बाद दान की रकम को रजिस्टर पर चढ़ाया जाता है, फिर उसे मंदिर परिसर में बने लॉकर में रख दिया जाता है। अगले दिन रुपए बैंक में जमा करवा दिए जाते हैं। अब इस तरीके पर भी कई तरीके के सवाल उठते हैं। सीसीटीवी तो लगा है, मगर आम श्रद्धालु इसे देख नहीं सकता। ना फुटेज सार्वजनिक होते हैं। फिर कितना पैसा रोज गिना गया, कितना बैंक में गया, ये जानकारी भी रोजाना सार्वजनिक नहीं होती। अब इसे ऐसे समझिए कि आखिरी हिसाब सार्वजनिक रूप से दिसंबर 2025 में आया था, जब ट्रस्ट की बैठक में बताया गया था कि ट्रस्ट बनने से अब तक कुल 4575 करोड़ का दान मिला है। खैर, ये तो हुई हालिया विवाद की पूरी बात, मगर राम मंदिर पैसों से लेकर जमीन विवाद तक से जुड़ी अनियमितताएं पहले भी विवादों में रही हैं। पहले बात 1990 के दशक की करते हैं। उस दौर में जब मंदिर बना भी नहीं था, लेकिन आंदोलन पूरे उफान पर था। देश भर में रैलियां हो रही थी। विश्व हिंदू परिषद, संघ परिवार और कई अन्य संगठन मंदिर निर्माण के समर्थन में अभियान चला रहे थे। इसी दौरान देश के अलग अलग राज्यों में चंदा संग्रह अभियान भी चलाए गए। लाखों लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया। किसी ने 11 रुपए दिए, किसी ने 101 रुपए दिए, किसी ने हजारों और लाखों रुपए तक का सहयोग दिया। यहीं से पहली बार कुछ राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाने शुरू किए। विपक्ष का कहना था कि मंदिर निर्माण के नाम पर जो धन जुटाया जा रहा है, उसका पूरा हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए। कितना पैसा आया, किसके पास गया और उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ, इन सवालों पर बहस होती रही। हालांकि उस दौर में कोई ऐसी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई जिसमें किसी अदालत या जांच एजेंसी ने बड़े वित्तीय घोटाले की पुष्टि की हो। लेकिन पारदर्शिता को लेकर बहस यहीं से शुरू हुई। साल 2000 से लेकर 2019 तक राम मंदिर का मामला अदालतों में रहा। राजनीतिक बहस जारी रही। देश भर में मंदिर निर्माण की मांग भी जारी रही। इस दौरान भी समय समय पर यह सवाल उठता रहा कि आंदोलन के वर्षों में जुटाए गए संसाधनों और दान का पूरा विवरण सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता। हालांकि इस दौरान भी कोई बड़ी वित्तीय घोटाले जैसी बात सामने नहीं आई, लेकिन पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर चर्चा लगातार बनी रही। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। फरवरी 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ और अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इन 3 घटनाओं ने अयोध्या की तस्वीर बदल दी। पूरे देश को पता था कि आने वाले वर्षों में अयोध्या दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और पर्यटन केंद्रों में शामिल होने वाला है। नतीजा ये हुआ कि अयोध्या की जमीनों की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। रियल एस्टेट बाजार अचानक गर्म हो गया। स्थानीय कारोबारियों के साथ साथ राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में भी जमीन खरीदने की होड़ शुरू हो गई। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा विवाद सामने आया जिसने योगी सरकार तक को जांच बैठाने पर मजबूर कर दिया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि राम जन्मभूमि क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में कई
नेताओं, अफसरों और उनके रिश्तेदारों ने जमीनें खरीदी हैं। रिपोर्टों में अयोध्या के कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम भी सामने आए। आरोप ये नहीं था कि जमीन खरीदना अपराध है। असल सवाल ये था कि क्या कुछ लोगों को पहले से ये जानकारी थी कि किन इलाकों का विकास होना है और क्या इसी जानकारी का फायदा उठाकर जमीनें खरीदी गई। विवाद बढ़ा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के आदेश दिए। राजस्व विभाग के विशेष सचिव राधेश्याम मिश्रा को जांच सौंपी गई। सरकार ये जानना चाहती थी कि जमीनों की खरीद में कहीं नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ। लेकिन इसी जांच के दौरान एक और पुराना मामला सामने आया और यहीं से कहानी पहुंचती है महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट तक। जिन जमीनों को लेकर सवाल उठ रहे थे उनमें से कई जमीनें कथित तौर पर महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट से जुड़ी हुई थी। आरोप लगाया गया कि इस ट्रस्ट ने वर्षों पहले कुछ ऐसी जमीनें हासिल की थीं जो मूल रूप से दलित ग्रामीणों के नाम दर्ज थी। यहाँ विवाद का केंद्र उत्तर प्रदेश के भूमि कानून थे। आलोचकों का कहना था कि अनुसूचित जाति की जमीनों की खरीद फरोख्त पर विशेष कानूनी प्रतिबंध लागू होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में ऐसी जमीनें किसी गैर दलित व्यक्ति को सीधे नहीं बेची जा सकती। इसके लिए प्रशासनिक अनुमति और विशेष कानूनी प्रक्रिया की जरूरत होती है। आरोप लगाने वालों का दावा था कि पहले दलितों की कुछ जमीनें ट्रस्ट को दान के रूप में हस्तांतरित कराई गईं और बाद में उन्हीं जमीनों के कुछ हिस्से नेताओं, अफसरों या उनके रिश्तेदारों तक पहुंच गए। यही वजह थी कि विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों ने पूरे मामले को संदिग्ध बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर जिन जमीनों के हस्तांतरण पर पहले से कानूनी प्रश्न मौजूद थे वे बाद में प्रभावशाली लोगों तक कैसे पहुंच गए। हालांकि इस मामले में एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। ये विवाद सीधे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से जुड़ा हुआ नहीं था। ये विवाद महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट और उससे जुड़े पुराने भूमि लेन देन से संबंधित था। यानी ये वही ट्रस्ट नहीं था जो आज राम मंदिर का निर्माण और संचालन देखता है। लेकिन क्योंकि पूरा मामला अयोध्या, राम मंदिर क्षेत्र और मंदिर निर्माण के बाद बढ़ती जमीन कीमतों से जुड़ा था, इसलिए इसे राम मंदिर विवादों से साथ जोड़कर देखा जाता है। इसके बाद कई अधिकारियों ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। उनका कहना था कि जमीनें उनके नाम पर नहीं थी। कुछ मामलों में रिश्तेदारों द्वारा जमीन खरीदने की बातें सामने आई, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने कहा कि खरीद फरोख्त में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। इसके बावजूद सवाल बने रहे क्योंकि जिन लोगों के नाम सामने आ रहे थे उनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो उसी समय अयोध्या में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर तैनात थे। यह अब तक का सबसे चर्चित वित्तीय विवाद माना जाता है। जून 2021 में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए। पूर्व विधायक पवन पांडे ने दावा किया कि अयोध्या में मंदिर परिसर के पास की एक जमीन पहले लगभग 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई और कुछ ही मिनट बाद उसी जमीन का सौदा लगभग 18 करोड़ 50 लाख रुपए में दिखाया गया। आरोप लगाने वालों ने रजिस्ट्री और दस्तावेज भी सार्वजनिक किए थे। उनका सवाल था कि आखिर कुछ मिनटों के भीतर किसी की जमीन कीमत इतने गुना कैसे हो सकती है, 9 गुना कैसे हो सकती है। पवन पांडे ने कहा कि जिस दिन जमीन का बैनामा हुआ उसी दिन कुछ मिनट बाद उसका एग्रीमेंट कई गुना अधिक कीमत पर किया गया। उन्होंने ट्रस्ट के कुछ सदस्यों और स्थानीय नेताओं के नाम भी लिए। विपक्ष ने इसे जमीन घोटाला बताया। सीबीआई जांच की मांग की। राष्ट्रीय मीडिया में ये खबर कई दिनों तक छाई भी रही, लेकिन सभी आरोपों को खारिज किया जाता रहा। इसके अलावा महासचिव जो ट्रस्ट के हैं चंपत राय, उन्होंने कहा कि जमीन पूरी तरीके से नियमों के तहत खरीदी गई। उन्होंने दावा किया कि ट्रस्ट ने बाजार मूल्य से कम कीमत की पर जमीन खरीदी है। उनके अनुसार विपक्ष राजनीतिक कारणों से विवाद खड़ा कर रहा था। ये मामला लंबे समय तक चर्चा में रहा, लेकिन बाद में कोई ऐसी आधिकारिक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई जिसने किसी घोटाले की पुष्टि की हो। खैर, इसी साल एक और विवाद भी, अलग तरीके का विवाद है, वो सामने आया। जनवरी 2021 में श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान शुरू किया गया। देश भर में स्वयंसेवक घर घर जाकर दान एकत्र कर रहे थे। लाखों लोग डिजिटल माध्यमों से भी पैसा भेज रहे थे। इसी दौरान साइबर ठग सक्रिय हो गए। फर्जी वेबसाइटें बनाई गई, नकली क्यूआर कोड शेयर किए गए। राम मंदिर के नाम पर लोगों से ऑनलाइन पैसे लिए जाने लगे। कुछ वेबसाइटें देखने में इतनी असली लगती थी कि लोग धोखा खा जाते थे। स्थिति ऐसी हो गई कि ट्रस्ट को सार्वजनिक चेतावनी जारी करनी पड़ी। लोगों से कहा गया कि केवल आधिकारिक माध्यमों से ही दान करें। ये ट्रस्ट के अंदर का विवाद नहीं था हालांकि, लेकिन राम मंदिर के नाम पर पैसों से जुड़ा ये एक और बड़ा मामला था। 2022 और 2023 जमीन अधिग्रहण और मुआवजे पर विवाद हुआ। मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या में बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू हुए। सड़कें चौड़ी हुई, नए कॉरिडोर बने, जमीन का अधिग्रहण हुआ। इसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों और किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन का सही मूल्यांकन नहीं हुआ। कुछ लोगों ने मुआवजे की रकम पर सवाल उठाए। कुछ ने कहा कि बाजार मूल्य की तुलना में उन्हें कम पैसा मिला। हालांकि प्रशासन ने इन आरोपों को प्रक्रियागत विवाद बताया। ज्यादातर मामले स्थानीय स्तर पर सुलझाए गए, लेकिन इससे एक बार फिर जमीन और पैसों से जुड़ी बहस सामने आई। अब देखना ये होगा कि 2026 के इस नए विवाद में आगे चलकर निकलकर सामने क्या आता है, क्या जांच होती है
और क्या कोई अनियमितता साबित होती है, या फिर यह मामला भी पहले के कई विवादों की तरह आरोप और जवाबों के बीच ही सीमित रह जाता है। और सबसे जरूरी सवाल, क्या राम भक्तों के चढ़ावे को पूरी तरीके से सार्वजनिक और पारदर्शी बनाया जाएगा? आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस रिपोर्ट को लिखा था हमारी साथी खुशबू ने। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, कैमरे के पीछे हैं सुधांशु। शुक्रिया।